हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। एंड आज इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है न्याय मीन्स जस्टिस। इस वीडियो में हम प्रक्रियात्मक न्याय मतलब प्रोसीड्यूरल जस्टिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रक्रियात्मक न्याय उन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता का विचार है जो विवादों को सुलझाती हैं और संसाधनों का आवंटन बंटवारा करती हैं। मतलब प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है जिसमें निष्पक्षता होती है, विवादों को सुलझाया जाता है और संसाधनों का बंटवारा किया जाता है, यही प्रक्रियात्मक न्याय कहलाता है, जब भी इसको प्रोसीड्यूरल जस्टिस कहते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय का एक पहलू न्याय, प्रशासन और कानूनी कार्यवाही की चर्चा से संबंधित है। मतलब जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो प्रशासन से और कानूनी कार्यवाही से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। पहले तो थानों में जाता है, फिर जो वहाँ के कोर्ट होते हैं उसमें जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय मिल जाता है तो फिर वो वहीं बीच में खत्म हो जाता है। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी को तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये पूरी एक लंबी कार्यवाही होती है, कानूनी कार्यवाही होती है, प्रशासन के अंडर होती है। तो ये जो न्याय होता है ये प्रक्रियात्मक न्याय कहलाता है। प्रक्रियात्मक न्याय की ये भावना नियत प्रक्रिया यानी कि यूएस से, मौलिक न्याय कनाडा से, जो नियत प्रक्रिया है ये सब बताया गया है कि क्या क्या किस किस देश से लिया गया है। तो जो प्रक्रिया है वो यूएसए से ली गई है, मौलिक न्याय जो है वो कनाडा से लिया गया है, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रक्रियात्मक न्याय अन्य सामान्य कानून क्षेत्राधिकार। तो ये जो प्रक्रियात्मक से जुड़ी है, प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो इन सब से जुड़ा हुआ है। नियत प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, मौलिक न्याय, इन सब से जो है ये न्याय जुड़ा है, प्रक्रियात्मक न्याय। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय के विचार को गैर कानूनी संदर्भ में भी लागू किया जा सकता है। जो कुछ प्रक्रिया संघर्ष को हल करने या लाभ या बोझ को विभाजित के लिए नियोजित है। प्रक्रियात्मक न्याय के अन्य पहलुओं को सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के मुद्दों में भी पाया जा सकता है। ये बताया गया है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो समाजशास्त्र में भी मिल सकता है और सामाजिक मनोविज्ञान मतलब सोशल साइकोलॉजी में भी पाया जा सकता है प्रक्रियात्मक न्याय, और संगठनात्मक मनोविज्ञान में भी पाया जा सकता है। प्रक्रियात्मक न्याय उन प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित है जिनके द्वारा निर्णय किए जाते हैं, और वितरण न्याय और प्रतिशोधात्मक न्याय के साथ ही इसकी तुलना की जा सकती है। मतलब जो वितरण न्याय, जो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए, उसमें मैंने वितरणात्मक न्याय के बारे में बताया है। तो ये जो प्रक्रियात्मक न्याय इसके बारे में बताया गया है कि ये जो प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता है ये उससे संबंधित है जिसमें निर्णय किए जाते हैं, और वितरणात्मक न्याय, प्रतिशोधात्मक न्याय इससे संबंधित है, इसकी तुलना की जाती है इन न्यायों से। निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुनना एक कदम है जिसे उचित माना जाएगा, ताकि एक प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष के रूप में वर्णित किया जा सके। अब जैसे कोई भी व्यक्ति किसी थाने में अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट FIR लिखाने जाता है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आया FIR लिखाने, तो ऐसा नहीं होता कि उसकी FIR लिखा के जिसके खिलाफ FIR लिखाई है उसने तो उसको तुरंत से पकड़ लिया जाता है और फिर उसको सजा दे दी जाती है। ऐसा नहीं होता है। जिसके खिलाफ उसने FIR लिखाई है उसको बुलाया जाता है, उसको उस बारे में बताया जाता है, और फिर उससे पूछा जाता है उसने गलत किया है या नहीं, और पूरी जांच पड़ताल की जाती है। उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो उसके बारे में ये सभी प्रक्रियात्मक न्याय कहलाता है, और यही निष्पक्ष न्याय होता है। प्रक्रियात्मक न्याय के कुछ सिद्धांत ये मानते हैं कि निष्पक्ष प्रक्रिया न्याय संगत परिणामों की ओर से ली जाती है, भले ही वितरणात्मक या पुनर्स्थापनात्मक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया हो। ये बताया गया है कि प्रक्रियात्मक न्याय की जो सिद्धांत है वो निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवा दी तो उस व्यक्ति को एकदम से सजा मिल गई, ऐसा नहीं होता है। ये है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक मासूम व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, इसकी वजह से पूरी जांच की जाती है, और अगर
सजा उसी को मिलती है जो असल में दोषी होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी जिसने दोष नहीं किया है उसको सजा मिल गई है। अब जॉन रॉल्स के सिद्धांत की किसी जो विचारक हैं, कुछ विचारकों ने इनकी आलोचना की है, तो उसके बारे में बताया गया है। समष्टिवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय सिद्धांत परंपरागत उदारवादी पूंजीवादी औचित्य की पुष्टि करता है, यानी यदि अमीर वर्ग धन जमा कर रहे हैं तो उससे गरीबों को क्या लाभ होगा। ये जो रॉल्स हैं वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धन जमा कर रहा है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ये रॉल्स कहते हैं। लेकिन जो समष्टिवादी हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो किसी को उससे, अगर कोई गरीब है वो गरीब का गरीब होता जा रहा है और जो धनी है वो धन जमा करते जा रहे हैं, तो इससे लोगों को परेशानी होगी, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा इससे। हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। आर्थिक तथा सामाजिक आधार पर हीनतम स्थिति की पहचान की जाए, रॉल्स ने इसका स्पष्ट आधार नहीं दिया। मतलब रॉल्स ने ये नहीं बताया कि जो हीनतम व्यक्ति है, हीनतम स्थिति है, उससे कैसे निपटा जाए, उस मुश्किल से जो गरीबी है उससे कैसे बाहर आया जाए, रॉल्स ने इसके बारे में नहीं बताया है, तो ये इनकी एक कमी है। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत निर्धारित करना तर्क संगत नहीं है। मतलब आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की तो जानकारी है नहीं, ये बताया मार्क्सवादियों ने कि रॉल्स को आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी नहीं है और फिर भी उन्होंने न्याय के सिद्धांत निर्धारित कर दिए और उसके ऊपर तर्क दे रहे हैं वो जो तर्क दे रहे हैं वो न्याय संगत नहीं, तर्क संगत नहीं है उनके, वो गलत है। फिर स्वेच्छा तंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स ने समानता पर इतना बल दिया है कि उसने मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। तो रॉल्स ज्यादातर समानता पर बल देते हैं और वो कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहे मिले ना मिले लेकिन समानता होनी चाहिए, तो उन्होंने समानता पर ज्यादा बल दे दिया है और स्वतंत्रता पर उन्होंने स्वतंत्रता मतलब खत्म कर दिया अपने न्याय के सिद्धांत में, तो ये भी गलत है, ये बताया गया है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि इन सब आलोचनाओं के बाद रॉल्स के सिद्धांत को व्यर्थ का प्रयास नहीं माना जा सकता। मतलब उनका सिद्धांत जो है वो व्यर्थ नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत का मुख्य संदेश ये है कि न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना आवश्यक है और न्याय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब वो बताया गया है कि न्याय जो रॉल्स है वो ये संदेश देते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसको इतना मजबूत बना लो, उसको सुदृढ़ कर लो, उसकी आवश्यकता है। हर देश में एक सुदृढ़ न्याय की प्रक्रिया होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि न्याय सुदृढ़ नहीं है। और बताया उन्होंने कि न्याय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब जब भी कोई न्याय की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें सामाजिक न्याय, समाज के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में जानना, उसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विश्व भर में माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इन सारे विचारकों ने रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना कर दी तो उनके सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है, बल्कि रॉल्स का सिद्धांत पूरे विश्व में माना जाता है। पूरे विश्व की हर पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको रॉल्स के सिद्धांत देखने को मिलेगा। ये नया सिद्धांत है जो 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशित होने के बाद सामने आ गया था। तो जो इन्होंने न्याय की जो सिद्धांत बताया है रॉल्स ने, तो इन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में लिखी थी। तो उसके बाद सामने आया था और ये जब बुक प्रकाशित हो गई थी, पब्लिश हो गई थी, उसके बाद न्याय का सिद्धांत मिला था लोगों को, तो ये बताया गया इसमें। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।